अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रिक्शन, और हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ व्हीकल इज मूविंग व्हीकल ऑन ए लेवल circular road on a level circular road। एक सर्कुलर रोड है, मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर ट्रैक जो है, सर्कुलर रोड जो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज आर। ठीक है, इस पे एक गाड़ी है, इसके ऊपर एक गाड़ी चल रही है, वो इस सर्कुलर कर्व को कवर कर रही है। गाड़ी का मास होगा m। तो ये ऐसे है, ये रोड के ऊपर ऐसे गाड़ी है, ऐसे ऐसे। तो गाड़ी के पास मास m है, तो गाड़ी का जो नॉर्मल रिएक्शन, गाड़ी का जो वेट होगा वो रोड के अंदर जाएगा नीचे की तरफ, तो हम उसको नहीं दिखा सकते, वो परपेंडिकुलर टू द पेज इनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स। तो उसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते, तो हम दिखाएंगे इसको ऐसे, दिस इज वेट mg। ठीक है, और जो रोड का रिएक्शन होगा व्हीकल पे दैट इज नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे r ऐसे ऊपर है पेज से बाहर, और जो mg है वो परपेंडिकुलर है पेज के अंदर। ठीक है, तो फॉर 2D रेस्ट्रिक्शन हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, 2 डायमेंशनल रेस्ट्रिक्शन के लिए हम 3D को नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, जो व्हीकल है जो जिस सर्कुलर रोड को, ये ऐसे सर्कुलर रोड है ऐसे ऐसे, जिसको ये कवर कर रहा है उसका रेडियस है r, व्हीकल का मास है m, और जितनी वेलोसिटी से ये कवर कर रहा है वो वेलोसिटी है v। तो इसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv² r। fc is the centripetal force required, that is mv²/r, mass into velocity square divided by radius of orbit। ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, सपोज जो रोड है वो दैट इज रफ। ठीक है, तो टायर्स ऑफ व्हीकल और रोड के बीच जो है फ्रिक्शन होगी। ठीक है, सपोज म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन, या म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू आर, दैट इज म्यू आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑन or force of friction between tires of vehicle and surface of road is mu r, and we know that r is mg, तो force of friction होगा mu mg, mu mg। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, अगर ये व्हीकल यहाँ से आ रहा है, व्हीकल यहाँ से आ रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ पे ना चले, यानी कि अगर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो ये सीधा आगे जाएगा, ऐसे सीधा आगे जाएगा, सीधा आगे जाता। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे जब गाड़ी पहुँचती है तो जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग को कर्ल कर रहा है अंदर की तरफ, ऐसे कर रहा है। तो ये इसीलिए इस पाथ पे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। अगर वो नहीं होती, अगर फ्रिक्शन नहीं होती, ग्रिपिंग नहीं होती टायर्स की रोड के साथ, तो वो स्टीयरिंग को किधर भी घुमा लेता, ये सीधे मोशन करती है ऐसे, या स्किडिंग हो जाती इधर उधर। तो it could not be possible for the vehicle to traverse this circular loop। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन है बिटवीन टायर्स एंड रोड। तो कहने का मतलब ये है, जो फोर्स यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए मजबूर कर रहा है गाड़ी को, जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दे रहा है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, टायर्स एंड रोड। तो उस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं mv²/r बराबर होगा म्यू एम जी। एम कैंसल, m इज मास ऑफ व्हीकल, mm कैंसल,
वी स्क्वायर इज म्यू आर जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आर इधर जाएगा तो आएगा म्यू आर जी, तो वी इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, म्यू आर जी। तो ये हमें मिला सेफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू जिससे हम इस कर्व को इजीली पार कर सकते हैं। सपोज अगर इसका वैल्यू आया 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब जो गाड़ी इस कर्व को पार कर रही है, जो गाड़ी इस कर्व को पार कर रही है उसके लिए ये सेफ होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वेलोसिटी से इसको कवर कर सकता है, इस कर्व को पार कर सकता है विद 30 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने इससे ज़्यादा वेलोसिटी रखी, अगर उसने वी अपना वी 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रखा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए, जबकि उसको फ्रिक्शन उसको उतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगी, तो वो इस कर्व को सेफली पार नहीं कर सकता है, जबकि वो सीधा आगे जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दिस इज सेफर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सेफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी टू कवर दिस सर्कुलर रोड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो है फ्रिक्शन जो है, इस पे हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट फ्रिक्शन, बिकॉज कहीं पे रोड स्मूदर भी हो सकता है, कहीं पे बारिश भी हो सकता है, कीचड़ भी हो सकता है, तो वहाँ पे जो है सरफेस की स्मूथनेस की वजह से या पॉलिशिंग की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें उतना नहीं मिलेगा, यानी कि वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा नहीं दे पाएगा, तो इसलिए हम उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ट्रस्ट ना करने के लिए हमें रोड को तो, इस सर्कुलर रोड को तो कवर करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग। बैंकिंग में हम क्या करते हैं, जो सर्कुलर रोड का आउटर एज है, ये जो बाहर वाला एज है, आउटर एज मीन्स दिस आउटर एज, दिस आउटर एज, एंड दिस इज इनर एज ऑफ द रोड, ये है इनर एज ऑफ द रोड एंड ये है आउटर एज ऑफ द रोड। तो बैंकिंग है जो है, बैंकिंग प्रोसेस, BANKING, दिस इज बैंकिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला एज है इसको हम रेज करते हैं, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठाते हैं, यानी कि ये पहले पहले ये ऐसे था, फ्लैट था, लेवल सर्कुलर रोड, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठाते ऊपर, बाहर वाले एज को ऊपर उठाते हैं। ये जो आप एंगल देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है एंगल, मान लो सपोज इसको थीटा एंगल ऊपर उठाया, तो उससे क्या होगा वो हम देखेंगे। तो अब जो व्हीकल है वो लेवल सर्कुलर रोड पे नहीं है, दैट इज ऑन बैंक्ड सर्कुलर रोड। ये हमारा अगला टॉपिक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई डू वी रेज, हम आउटर एज क्यों उसको रेज करते हैं, रोड के आउटर एज को, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज व्हीकल ऑन बैंक्ड सर्कुलर रोड। अब ये जो सर्कुलर रोड है, सपोज दिस सर्कुलर रोड, अब जो बैंकिंग है उसमें हम ये आउटर एज जो है ना इसको रेज करते हैं, तो वो हम नहीं दिखा सकते, इसको रेज किया तो ऊपर आएगा ये, उसको हम नहीं दिखा सकते। सपोज हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ये पहले था लेवल ऐसे, अब हमने ऊपर इसको खींचा, तो ये जो लाइन है ये ऐसे आएगी, पेज से बाहर निकलेगी, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, कितना हमने इसको रेज किया थीटा, तो जो व्हीकल है वो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा इनवर्ड्स ऐसे। तो अभी तक व्हीकल का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे था खड़ा, अब ऐसे हो जाएगा इनवर्ड्स। जितना हमने इस रोड को, जितना हमने रोड को यहाँ से उठाया ऊपर, तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अंदर जाएगा। तो दिस इज थीटा, तो एम जी है नीचे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ है, तो इधर आएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा होगा, इधर आएगा आर साइन थीटा। अभी पिछले केस में ऐसा कुछ नहीं था, पिछला जो केस था वो लेवल सर्कुलर रोड था, उसमें एक ही था, एक ऐसे आर ऊपर और एम जी पेज के अंदर। अब की बार जो है आर ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा टिल्टेड, तो जो आर है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये खड़ा वाला आर कॉस थीटा और इधर वाला परपेंडिकुलर दैट इज आर साइन थीटा। अब जो आप डायग्राम में देख सकते हो, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, आर कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी, आर कॉस थीटा इज अपवर्ड्स ऐसे एंड एम जी इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। और अंदर की तरफ कौन है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और वो है इनवर्ड्स। तो यही कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये जो आर साइन थीटा है,
इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कर्वेचर। ये जो सर्कुलर कर्वेचर है इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा और इसी सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट डायरेक्टेड है, कौन सा, आर साइन थीटा। और जो फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, आर साइन थीटा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्वेचर। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि नीचे वाले को डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से, तो आएगा आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी। ठीक है, ये मान लो सेकंड है, ये मान लो फर्स्ट है, तो सेकंड को डिवाइड किया बाय फर्स्ट, आर आर कैंसिल, तो इधर आएगा टेन थीटा किसके बराबर, एम एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाय आर जी। टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर आएगा आर जी टेन थीटा, तो वी आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो अब जो सेफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आया दैट इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टेन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जितना आपको रेज करना पड़ा रोड का आउटराइट, तो इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हमें थीटा एंगल से रोड को रेज करना पड़ा, तो एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा। ठीक है, तो उसी का टेन है। तो जितना आपको, अगर आपको ज़्यादा सेफर वेलोसिटी से जाना है तो आपको थीटा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब आप फ्रिक्शन के भरोसे पे नहीं हो, अब आप एंगल के भरोसे, एंगल ऑफ बैंकिंग पे। तो दिस इज़ वाई हमें रोड के आउटर एजेस को रेज करना पड़ता है, ताकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ब्रेक हो जाए दो कंपोनेंट्स में, एक आर कॉस थीटा जो कि वेट को बैलेंस करेगा, और जो अंदर वाला कंपोनेंट होगा अंदर की तरफ सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ दैट इज आर साइन थीटा, वो हमें प्रोवाइड करे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो बैंकिंग इज डन बिकॉज द inward component of normal reaction, perpendicular inward component of normal reaction that is directed towards the center of circular rod provides the necessary centripetal force, and we do not require friction in this case. तो दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो मैंने बताया था पिछली बार आपको कि दैट इज जो फ्रिक्शन है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ यूजफुल, इट इज़ हेल्पफुल। जैसे कि वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, हम चल नहीं सकते अगर एक्स्ट्रा स्मूथ फ्लोर होगा, अगर उस पर थोड़ा सा उस पर पानी भी होगा तो हमारे लिए चलना ईजी नहीं होगा, इट विल बी स्लिपरी। ठीक है, तो वहाँ पे हमें चलने में कौन मदद कर रहा है, अगर फ्रिक्शन होगी। ठीक है, जैसे नट्स एंड बोल्ट्स को आप देख सकते हो, जो नट होता है उनको हम बोल्ट्स में हम उनको ये स्क्रू कर सकते हैं, स्क्रू अप स्क्रू डाउन कर सकते हैं, तो वो होल्ड करते हैं एक दूसरे को बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। चाक से हम बोर्ड पर लिखते हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो बहुत सारी जो डेली लाइफ प्रोसेसेस है दोज आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन दूसरी तरफ से ये नुकसानदेह भी है, इट इज़ हार्मफुल। जैसे ये अपोज करता है मोशन को, अगर ये मोशन को अपोज करता है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फ्यूल जलाना पड़ता है। इसी तरह से अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, रबिंग हो रही है, तो वहाँ पे वियर एंड टियर भी होगा, वियर एंड टियर होगा और साथ में वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, वो हमारी मशीनरी को डैमेज कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे एक तरह से फ्रिक्शन जो है इट इज़ यूजफुल, ऑन द अदर साइड इट इज़ हार्मफुल। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को और नेगेटिव इफेक्ट्स को अगर हम कंबाइनेडली देखेंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो कि नुकसानदेह है, तो इट इज़ कॉल्ड एज नेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल। तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ सकते हो, इट विल बिकम ए गुड क्वेश्चन। और इसके हमारे पास मेथड्स भी हैं, हम इस फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे हम अगर पॉलिशिंग करेंगे सरफेसेस की या ग्रीजिंग करेंगे तो उससे जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखोगे जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी स्ट्रीम लाइनिंग हम करते हैं। सपोज जो कार है उसका जो ये जो सपोज कार है इसका जो फ्रंट पोर्शन है उसको हम स्ट्रीम लाइन करते हैं थोड़ा सा, यानी कि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो एयर के साथ आता है उसको, उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को हम क्या करते हैं, कम। ठीक है, तो उसकी वजह से एयर का जो
एयर जब उसके साथ टकराता है तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। तो उससे हम फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन हम देखते हैं, एरोप्लेन्स की स्ट्रीमलाइन होती है। जो एरोप्लेन है होता है वो फ्लैट शेप का नहीं होता है सामने से, दैट इज स्ट्रीमलाइनेड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक, अगर आप देखोगे एक फिश की एग्जांपल, सामने से थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, फिर पीछे पीछे जाके थोड़ा सा ब्रॉड होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइनिंग। ठीक है, प्लेन्स की आप देख सकते हो या ट्रेन्स की आप देख सकते हो, जो एजेस होते हैं दोज आर नॉट मेड फ्लैट, दोज आर मेड विद सम कर्वेचर, जो गाड़ियाँ भी आप देख सकते हो। इसी तरह से हम बॉल बियरिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। जो आप देखते हो व्हील के अंदर जो बियरिंग लगी होती है, उसमें दो सरफेसेस, मान लो ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, हमें इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मोशन करवाना है, तो हम क्या करते हैं, बीच में बियरिंग्स लगाते हैं, बॉल्स, मेटेलिक बॉल्स लगाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, रोलिंग होती है, रोलिंग। तो रोलिंग अगर होगी, वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस, तो हम इस तरह से फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बुक्स में अवेलेबल होगी, कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। थैंक यू।